हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सब बढ़िया। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं नेशनल इनकम का पार्ट 2। होप सभी को पार्ट 1 बहुत अच्छे से समझ आया हो, और अगर जिसने भी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो वो जाकर के पहले नेशनल इनकम का पार्ट 1 देख ले और फिर इस वीडियो में आए। तो सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे पार्ट 2 पे। और पार्ट 2 में आज हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एक बार उनको समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो भैया देख लो, सबसे पहला पॉइंट आपका जो है यहां पे हम देखेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एक देश की घरेलू सीमा क्या होती है उसके बारे में बताया जाएगा। नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, एक देश के सामान्य नागरिक कौन होते हैं, निवासी कौन होते हैं, उसको समझना हमें रेसिडेंट्स को। और रेसिडेंट्स और सिटीजन्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो बेसिक सा डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है। कई बच्चे इसमें फंस जाते हैं फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम में कि नेशनल इनकम में कौन ऐड होता है और कौन ऐड नहीं होता। ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे इंटरमीडिएट गुड्स और फिनिश गुड्स। नेशनल इनकम का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है भैया, इंटरमीडिएट गुड्स और फिनिश गुड्स। ये क्वेश्चन आपको थ्योरी में भी पूछा जाएगा 4 नंबर में या 3 नंबर में, और न्यूमेरिकल्स में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे। ठीक है जी। फिनिश गुड्स का ही पार्ट बनता है अगला, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो उसमें भी हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है जी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट में ये काउंट होता है भैया। ठीक है। लास्ट हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस। डेप्रिसिएशन को समझेंगे, डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलेंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्लियर करें। तो सीधा बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक पे, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एक देश की घरेलू सीमा क्या होती है। तो देखो जी, एक देश की घरेलू सीमा को समझने के लिए अगर मैं बात करूं, आप किसी भी एक नॉर्मल इंसान से पूछें कि एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, तो वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, वो आपको इंडिकेट करेगा एक मैप की ओर, और वो मैप है हमारा किसका, इंडिया का मैप। तो भाई ये मैप आपके सामने दिख रहा होगा आपको कि ये इंडिया है। अब देखो जी, किसी भी नॉर्मल इंसान से अगर आप पूछोगे तो वो क्या बोलेगा कि ये जो बाउंड्री लाइन आपको दिख रही है इंडिया की, ये जो बाउंड्री लाइन है ये हमारे देश की क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है, मतलब हम इससे बाहर नहीं जा सकते। तो ये एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है कॉमन पीपल के अकॉर्डिंग। बट ये जो बाउंड्री लाइन होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ हमारी पॉलिटिकल प्लस ज्योग्राफिकल, ये हमारी सिर्फ पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो हमारी इकोनॉमिकल बाउंड्री लाइन में इसके अलावा भी कई सारी चीजें ऐड होती हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें हम ऐड करते हैं इकोनॉमिक बाउंड्री लाइन में, उसको हम एक एक करके समझेंगे अपने पॉइंट्स में। ठीक है जी। तो सीधा बढ़ते हैं अपनी पीपीटी पे। यहां पे देखिए जी, सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय, हमारे जितने भी रेसिडेंट्स हैं, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा जितने भी वर्ल्ड में शिप्स और एयरक्राफ्ट, समुद्री जहाज और हवाई जहाज जितने भी उड़ाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसको हम क्या कहते हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करते हैं। कैसे? अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि एक जहाज इंडिया से उड़ता है और वो जाता है सबसे पहले हमारे जापान, फिर वो जाता है वहां से अमेरिका। अब देखो, ये जितने भी स्टॉपेज पे जाएगा वहां पे किसी भी कंट्री में जाने के जो भी चार्जेस हैं बस वो देगा वहां पे। उसके अलावा जितने भी वो वहां पे पैसेंजर्स को लेके जाएगा, उनसे जितनी भी इनकम आएगी वो सब वो एट लास्ट कहां पे लेके आएगा, इंडिया के अंदर, यानी अपनी टेरिटरी के अंदर, यानी अपने देश से बाहर हम उड़ रहे हैं और वहां से पैसा कमा करके ला रहे हैं। ऐसे ही हमारे शिप्स भी, जितने भी समुद्री जहाज हैं वो भी पूरे विश्व में घूमते हैं और एट लास्ट अपने देश के अंदर आते हैं, तो वो हमारी टेरिटरी में काउंट होते हैं। तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स
between two or more countries. For example, planes operated by Air India between Russia and Japan are the part of domestic territory of India. मतलब जहाज किसका है? अपना जहाज है, हमारा जहाज है, पैसा कमा के कहां लाएगा? हमारे देश में लाएगा, तो किसकी टेरिटरी में काउंट होगा? हमारे देश की टेरिटरी में काउंट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा फिशिंग वेसल्स, जितने भी हमारे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज होते हैं। अब देखो हमारी कोस्टल लाइन से, हमारी कोस्टल लाइन से नीचे जितना भी पार्ट है, यहां से जहाज गए भाई इंडियन ओशियंस में गए, वहां से मछली पकड़ के लाए, जबकि हमारी टेरिटरी नॉर्मल इंसान के अकॉर्डिंग क्या है? ये मैप है। ये मैप से बाहर वो सोचते हैं कि भैया वहां हम नहीं जा सकते, बट इकोनॉमिक्स टर्म में हम इससे भी आगे जा सकते हैं। समुद्र में जितने भी हमारे मछली पकड़ने वाले जहाज हैं, नेचुरल गैस रिग्स है, मतलब जितने भी खनिज तेल संसाधन के जो हमारे वहां पे शिप्स चल रहे हैं, तेल लेके आते हैं हमारे लिए। इसके अलावा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं भाई? हमारी बाउंड्री लाइन से बाहर हम छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बना देते हैं। ये प्लेटफॉर्म क्यों बनाए जाते हैं? देखो आपको पता है कोई भी शिप जब समुद्र में जाता है तो वो 5-6 महीने तक समुद्र में ही रहता है। अब इतने लंबे समय के लिए कोई समुद्री जहाज समुद्र में रहेगा तो ऐसे में उसको खाने पीने जैसी आवश्यक जरूरत की वस्तुओं की कमी हो जाएगी। तो ये जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल, फूड्स वगैरह ये सब चीजें इनको मिलती है इन प्लेटफॉर्म से। तो इसलिए हम ये प्लेटफॉर्म अपनी बाउंड्री लाइन से बाहर बनाते हैं, और जो पैसा आता है वो कहां आता है? हमारी टेरिटरी के अंदर आता है। तो भैया फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो गए, नेचुरल गैस रिग्स हो गए, फिशिंग वेसल्स हो गए, ठीक है जी। जितने भी हमारी इंटरनेशनल वाटरवेज हैं जो वहां पे हम इनको ऑपरेट करते हैं, तो वो सब हमारी टेरिटरी में काउंट होता है, बट हमारी टेरिटरी से कहीं ज्यादा बाहर होती है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये मैप के अंदर ही हमारी टेरिटरी है, इकोनॉमिक्स टर्म में इससे बाहर भी है। जहां से भी हम बाहर से पैसा कमा के ला पाए वो सब हमारी टेरिटरी काउंट होती है, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अभी आप देख रहे होंगे कि भैया यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो आपने एक चीज देखी होगी, रशिया ने अपने जो जहाज हैं वो बेलारूस में रखे हुए हैं। बेलारूस रशिया का पार्ट नहीं है, बट उसने उसको एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बना रखा है, यानी उसको वो एक अपनी टेरिटरी की तरह यूज कर रहा है, अटैक कर रहा है। कहां से? बेलारूस से। किसमें? यूक्रेन में। जबकि बेलारूस रशिया का पार्ट नहीं है, बट उसकी टेरिटरी में काउंट हो रहा है। क्यों काउंट हो रहा है? क्योंकि वो उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो यही होती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। जिस भी कंट्री में आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पे आप उसको अपनी टेरिटरी के तौर पे यूज कर सकते हो। ऐसे होता है एम्बेसीज। हर कंट्री की एक एम्बेसी दूसरी एम्बेसी कंट्री में होती है। जैसे आपने न्यूज में आजकल सुन ही रहे होंगे कि यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी में जाकर के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पनाह ले रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया हमें यहां से निकालो। तो भैया एक एम्बेसी किसी भी कंट्री की वो पार्ट होती है कि मतलब मान लो यूक्रेन के अंदर इंडिया की एम्बेसी है, तो वो जो जिस एरिया में इंडिया की एम्बेसी होगी ना, वो यूक्रेन का पार्ट नहीं होगा, वो इंडिया का पार्ट होगा। वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। जैसे हमारे दिल्ली के चाणक्यपुरी एरिया में सारी की सारी वर्ल्ड की एम्बेसीज है, तो वो एरिया हमारी टेरिटरी में काउंट नहीं होता। जिस भी कंट्री की एम्बेसी होगी वो उसके एरिया में काउंट होगा। ऐसे ही हमारी इंडिया की पूरे वर्ल्ड में एम्बेसीज हैं, तो पूरे वर्ल्ड में हमारा कहीं ना कहीं हिस्सा होता है, हमारी टेरिटरी होती है। किसके तौर पे? एम्बेसीज के तौर पे। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री कि हमारा जो मैप है उससे बाहर भी हमारी टेरिटरी लगती है। तो उसका हमने 3 पॉइंट देख लिए। एक पॉइंट और इसमें बनाया जाता है, लेकिन आपकी बुक में शायद नहीं है, कि समुद्र में आप 12 नॉटिकल माइल्स अपनी बाउंड्री लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, इसको लिख लेना बेशक, ठीक है जी। 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक का जो एरिया है, एक नॉटिकल माइल्स लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। तो भाई हमारी बाउंड्री लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक का जो एरिया है वो हमारी टेरिटरी में काउंट होता है। तो भाई ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। होप आपको टेरिटरी वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अगला टॉपिक है, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। चलो जी, अब आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि भैया एन इंडियन कंपनी इन लंदन में कोई इंडियन कंपनी है, तो क्या वो हमारी टेरिटरी में काउंट होगा या नहीं होगा? आपका आंसर ऐसा होना चाहिए भैया,
आप टॉपिक डालना कि डोमेस्टिक टेरिटरी, उसका ए पार्ट में यस और नो में आपको आंसर देना है। ठीक है जी, इन चारों क्वेश्चनों को आप पॉज करके बहुत अच्छे से पढ़े कि कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जैपनीज, एक जैपनीज ने इंडिया में कंपनी को ओन किया है। तो अगर आप इनके आंसर सही दे पाए तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन है जी, रशियन एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर किसकी एम्बेसी है? रशियन। तो क्या ये हमारी टेरिटरी में, क्या ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। ठीक है जी, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, मतलब कोई फॉरेन का बैंक है इंडिया में, तो वो हमारी टेरिटरी में काउंट होगा या नहीं होगा, इसको आपको आंसर को बताना है। हमारी टेरिटरी का मतलब कि वो हमारे एरिया के अंदर होना चाहिए, इससे हम अपनी टेरिटरी का पता लगाते हैं। बट आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताए कि वो सारे भी हमारी टेरिटरी के अंदर होते हैं जबकि वो हमारी कंट्री से बाहर होते हैं। ऐसी दूसरी कंट्री के लिए भी आपको सोचना है, तब इसके आंसर देने हैं। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट। एक देश का सामान्य नागरिक कौन होता है भैया? नागरिक नहीं, एक देश का सामान्य निवासी। नागरिक और निवासी में एक डिफरेंस होता है, मैं पहले वही बता देता हूं आपको। रेसिडेंट्स, पहले आप समझिए रेसिडेंट्स कौन होते हैं। एक देश के सामान्य निवासी, हिंदी में इनको निवासी बोला जाता है। ठीक है जी, तो एक देश के सामान्य निवासी वो होते हैं भैया जो जिस देश में रह रहे हैं उसी देश से उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हों। एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े होने बहुत जरूरी हैं, तभी आप उस देश के निवासी यानी रेसिडेंट्स बन सकते हो। अगर उस देश से आपके इंटरेस्ट नहीं है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस देश के रेसिडेंट नहीं रह सकते। कई लोग होते हैं ना, जैसे हमारे भाई बंधु कहीं बाहर देश जाते हैं, दूसरे देश जाते हैं, वहाँ पे जा कर के वो पैसा अपने परिवार के लिए ही हमारे देश में भेज रहे होते हैं, तो वो वहाँ के रेसिडेंट्स नहीं बनते। वो नॉर्मली वहाँ पे जॉब करने जाते हैं, वहाँ के रेसिडेंट्स नहीं होते। जबकि एक देश के रेसिडेंट होने के लिए आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप किसी भी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा तक अगर किसी कंट्री में रहते हो, 1 ईयर से ज़्यादा तक किसी कंट्री में रहते हो और आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करें, तो आप वहां के क्या बन जाओगे? रेसिडेंट बन सकते हो। तो डेफिनेशन देख लो जी, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हुज ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। मतलब जो जिस कंट्री में रह रहा है उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई होने चाहिए, उसे हम एक देश का क्या कहते हैं? रेसिडेंट। क्लियर? होप आपको समझ में आया है। ठीक है जी, अब रेसिडेंट्स और सिटीजन्स के बीच में क्या डिफरेंस है? तो देखो जी, सिटीजनशिप जो मिलती है वो हमें बाय बर्थ मिलती है। कैसे मिलती है? हमें बाय बर्थ। अब सिटीजन बनने से देखो जी, यहाँ पे सिटीजन बनने के लिए 2 चीज़ें आपको फुलफिल करनी पड़ती है। एक आपको मिलती है बाय बर्थ सिटीजनशिप, और दूसरा आपको इसके लिए एक लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लीगल प्रोसेस से गुजरोगे तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिलती है। सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप में डिफरेंस होता है। सिटीजनशिप को आपको कई सारे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं सिटीजन्स को, बट रेसिडेंट्स को ये सारी सुविधाएं नहीं दी जाती। तो सिटीजन और रेसिडेंट 2 अलग कॉन्सेप्ट हैं, इनको एक ना समझें। ठीक है जी, रेसिडेंट किसी भी देश में आप 1 साल से ज़्यादा तक रहते हो और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री से जुड़ जाए तो आप वहाँ के रेसिडेंट्स बन जाते हो। बट सिटीजन आपको बाय बर्थ मिलती है और एक लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब मिलती है। ठीक है जी, तो अब आपको देखना है कि इसमें हमारे कौन से रेसिडेंट्स नहीं है, हमारे देश के रेसिडेंट्स कौन नहीं है। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स, तो इनको हम अपनी नॉर्मल रेसिडेंट्स में काउंट नहीं करते। कौन कौन? फॉरेन टूरिस्ट, कोई भी बंदा बाहर से घूमने के लिए हमारे देश में आता है तो वो यहाँ पे कुछ समय के लिए आया है, भाई घूमने के लिए आया है, कुछ समय बाद यहाँ से चला जाएगा। तो फॉरेन टूरिस्ट, विजिटर्स हु विजिट्स अ कंट्री फॉर रिक्रिएशंस, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस etc, मतलब वो घूमने के लिए आया है, कोई कुछ खेलने के लिए आया है, या कुछ अपने मेडिकल टूरिज्म के लिए भी आते हैं कि इलाज करवाने के लिए। भारत में बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड के कंपेयर में। ठीक है जी, तो आज इंडिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन है मेडिकल टूरिज्म के लिए भी। तो अगर कोई इलाज कराने आ रहा है तो वो कुछ समय के लिए आएगा, कुछ समय बाद वो वापस चला जाएगा। ठीक है जी, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, मतलब जितनी भी वर्ल्ड की एम्बेसीज हैं, वर्ल्ड की एम्बेसीज हमारे देश में जितनी भी स्टैब्लिश की हैं वो
बाहर के बंदे हैं, हमारे देश में आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं, फिर वापस अपने देश चले जाते हैं। ठीक है जी। ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, तो जितने भी बाहर से हमारे देश में आएगा इंसान, वो हमारे देश का रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, वो कुछ समय के लिए आया है, इसके लिए उसको कम से कम 1 साल और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी कंट्री से जोड़ने पड़ेंगे, तभी वो यहाँ का क्या बन पाएगा, रेसिडेंट्स। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO, ETC, अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में एस्टेब्लिश होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पे ही यहाँ के रेसिडेंट बन जाएंगे, उनमें काम करने वाले जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हमारे देश के रेसिडेंट्स नहीं होते। तो ये आपको याद रखना है, एक देश का रेसिडेंट कौन होगा, जो 1 साल से ज़्यादा हमारे देश में रह रहा है और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी कंट्री से जुड़ जाए, तो उसको हम एक देश का रेसिडेंट्स कहते हैं। ये सारे पर्सन हमारे देश के रेसिडेंट नहीं होते। कोई भी टूरिस्ट, कोई भी फॉरेनर बंदा आकर के हमारे देश में रहे तो वो यहाँ का रेसिडेंट नहीं बनेगा, उसके लिए 1 साल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा हमारे देश का रेसिडेंट्स है और कौन नहीं है। पिछले की तरह इसका भी आंसर आपको वैसे देने हैं। इंडियन ऑफिसर्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन USA, मतलब कोई इंडिया का ऑफिसर है, वो कहाँ पे जा रखा है, USA में। USA में क्या है, इंडिया की एम्बेसी है, हमारी एम्बेसी है और हमारे देश का बंदा जा रखा वहां पे, तो वो कहाँ का रेसिडेंट होगा, क्या अमेरिका का हो जाएगा? अगर हाँ तो यस में आंसर, अगर ना तो नो में आंसर दीजिए। ठीक है जी। अ जैपनीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 months, कोई भी जैपनीज टूरिस्ट आया है 2 महीने के लिए हमारे देश में रुका हुआ है। अब 2 महीने बाद क्या होगा वो सबको पता है, आंसर आप सबको पता है। अगर नहीं पता तो भैया नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैं इन सब के आंसर आपको बता दूंगा। पहले तो आपकी कमेंट सेक्शन में ही हेल्प कर दूं। ठीक है जी। इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। अब कोई इंडियन है, मान लो मैं ही हूं, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, तो भाई अगर मैं वहां पे गया देखने तो क्या मैं पाकिस्तान का हो जाऊंगा? नहीं ना। इसका आंसर तो मैंने खुद ही बता दिया। ठीक है भाई, तो ये आंसर हो गया नो। क्लियर। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल, कोई फॉरेन टूरिस्टर आ रहा है इंडिया में ताजमहल देखने के लिए आ रहा है, तो क्या वो हमारे देश का रेसिडेंट होगा? हाँ या ना में आप जवाब दे दिए। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक पे चले। नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। हम देख रहे हैं यहाँ पे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। क्या होता है फैक्टर इनकम? प्रोडक्शन के फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे फर्स्ट वीडियो में। प्रोडक्शन के कितने फैक्टर्स होते हैं जी? प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों ही होते हैं। ठीक है जी। फैक्टर, प्रोडक्शन के ये फैक्टर्स होते हैं, इनको जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है मैंने आपको बताया था, लैंड के बदले दिया जाता है रेंट, लेबर के बदले दिया जाता है वेजेस, कैपिटल के बदले दिया जाता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके बदले इनको जो एक तरह से पैसा मिल रहा है उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब इन्होंने कुछ काम किया है, अपनी सर्विसेज रेंडर की है, इसके बदले उनको जो पैसा मिलता है उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पैसा मिल गया। अब ऐसा कब होता है, उसके एग्जाम्पल आप देखें तो एग्जाम्पल से आप बहुत इजीली समझ पाओगे। सीधा मैं एग्जाम्पल पे चल रहा हूँ, 2 पॉइंट बाद में समझेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये फैक्टर इनकम है। बट स्कॉलरशिप, आप बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हो, आपने कुछ नहीं किया, आपने पढ़ाई करी, आपको स्कॉलरशिप मिल गई, अभी आपने कुछ प्रोडक्शन नहीं किया बट उसके बावजूद आपको पैसा मिल रहा है, तो वो एक फ्री का पैसा है, ट्रांसफर इनकम है। ठीक है जी। ओल्ड एज पेंशन, 60 साल से ऊपर के लोगों को हमारे देश में ओल्ड एज पेंशन मिलती है, विडो पेंशन मिलती है, तो वो कुछ काम नहीं कर रहे बट सरकार का ये एक तरह से दायित्व है, जिम्मेदारी है कि देश के नागरिक होने की वजह से उनको पैसा देना पड़ता है, ओल्ड एज पेंशन। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, सरकार जब लोगों को रोजगार देने में असमर्थ हो जाती है तो उस टाइम पे बेरोजगारी भत्ता देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है कि बगैर कुछ काम करे आपको पैसा मिलता है।
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। तो इससे आपको पता चल रहा है कि हमने कोई काम नहीं किया, उसके बावजूद हमें पैसा मिल रहा है, इसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। तो और जब हम कुछ काम करते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, उससे हमें पैसा मिले तो उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। ठीक है जी। अब सेकंड पॉइंट पे, सेकंड डिफरेंस पे चलते हैं यहाँ पे कि इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। देखो जी, जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, उसके बदले कोई इनकम दी जाए तो वो आपकी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। बट यहाँ पे तो कुछ काम ही नहीं किया, कुछ प्रोडक्शन ही नहीं किया, फिर भी पैसा मिल रहा है, तो इसको हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। क्लियर? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। इट इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट। ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, कमाना पड़ता है हमें, मेहनत करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो ही मिलेगा। बट ये क्या है? एक रिसिट कॉन्सेप्ट है, ये हमें बस मिल जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप स्कॉलरशिप ले लो, कैसे? अपनी गरीबी दिखा करके, कुछ भी चीज हमारे देश में और कई तरीकों से ऐसी स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है जी। तो कुछ काम नहीं करा, बस स्कॉलरशिप मिल गई। ठीक है जी। तो आपको फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस याद रखना है। एक बेसिक सा डिफरेंस तो ये जरूर याद रखना कि इसे नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। कई बार फैक्टर वो आपको ट्रांसफर इनकम दे देता है क्वेश्चंस में, तो वहां पे बच्चे इसको ऐड कर देते हैं। तो गलती से भी ट्रांसफर इनकम को कभी ऐड नहीं करना। ठीक है जी। बिल्कुल दिमाग से हटा दो, सिर्फ जो आपने सर्विसेज रेंडर की हैं उस इनकम को हम ऐड करते हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगला टॉपिक है हमारा जी, यहाँ पे एक डिफरेंस आपको दिया गया है किसके बीच में? इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। तो देखो जी, जब प्रोडक्शन के दौरान दो तरह की गुड्स हमारे सामने आती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फिनिश गुड्स। क्या होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स? इसको समझिए फाइनल गुड्स या फिनिश गुड्स भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है जी। तो इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड either फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। मतलब एक ही ईयर में आप उसको रीसेल कर देते हो या वो दूसरी चीज के प्रोडक्शन में यूज आ जाती है। कैसे? मैं एग्जांपल बताऊं तो शुगर केन है। शुगर केन से क्या बन सकता है बच्चों? शुगर केन से बनती है शुगर। अब देखो, शुगर केन यहां पे एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, तो जो चीज रॉ मटेरियल यूज हो रही है वो दूसरी चीज के प्रोडक्शन में यहां पे यूज होगी। तो जो या तो रीसेल हो पा रही है या जिसको हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। बट जो अब तैयार हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, अब उसका लास्ट यूज होना है कि आप उसे कंज्यूम करोगे, उसे हम कहते हैं फिनिश गुड्स। क्लियर? तो यहां पे आपकी फिनिश गुड्स के तौर पे हम देखते हैं कि मैं एक और एग्जांपल बताऊं, यहां पे शुगर को भी आप ले सकते हो। अगर मैं एक और एग्जांपल बताऊं कि आप जैसे ब्रिक्स होगी, सैंड हो गई, सीमेंट हो गया, ठीक है जी, इन सब चीजों से, आयरन हो गया, इन सब चीजों से आपका घर बनता है। ये सारे रॉ मटेरियल है, आपकी ईंट, रेत, सीमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी यूज होती है एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे, और इनसे बन करके तैयार होता है क्या? एक हाउस बन करके तैयार होता है, घर बन करके तैयार होता है। अब उस घर से और कुछ तो बनेगा नहीं ना भाई, तो घर को हम कंज्यूम करेंगे, उसको यूज करेंगे अपनी लाइफ में। तो फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजप्शन, या तो वो कंजप्शन के लिए यूज होती है या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होती है। यानी कि अब या तो मैं उस घर में खुद रहूंगा या मैं उसको रेंट पे चढ़ा दूंगा अपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पे। ठीक है जी। तो जो गुड्स कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होती है उन्हें हम कहते हैं फाइनल गुड्स। क्लियर? बढ़े आगे। सेकेंड पॉइंट कहता है दे आर नीदर इंक्लूड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। देखो, अभी इसमें वैल्यू ऐड हो सकती है, आप इसमें दोबारा वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो ऐसे में इसको हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं करते। अगर इसको हम ऐसे ऐड करेंगे तो इससे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज होती है, तो इसको हम और आगे समझेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमें सिर्फ समझना है कि इंटरमीडिएट गुड्स को कभी गलती से भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है जी, इसे हमें हटाना पड़ता है, माइनस करना होता है। अब फाइनल गुड्स, नेशनल इनकम की डेफिनेशन जब पढ़ेंगे ना, वहां पे सबसे पहली चीज यही आती है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू।
फाइनल गुड्स को ही हम सिर्फ नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, क्योंकि उसमें अब और प्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो फाइनल यूज के लिए तैयार है, अब उसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो सकती, तो उसको हम किस में ऐड करते हैं, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में, और इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में भी। ठीक है जी। दे हैव डिराइव्ड डिमांड एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर फाइनल गुड्स, मतलब इनकी डिराइव डिमांड है, इनकी डिमांड डिपेंड करती है कि फाइनल गुड्स में इनकी जरूरत है या नहीं है। ठीक है जी, तब इनकी डिमांड होती है। बट दे हैव अ डायरेक्ट डिमांड, इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है कि अगर मुझे घर चाहिए तो वो डायरेक्ट डिमांड है। बट घर चाहिए, उससे मेरे को ईंट से क्या मतलब, ईंट अलग चीज है, मेरे को ईंट से मतलब नहीं, मुझे घर से मतलब है, मुझे घर में रहना है, ईंट इससे बनता है तो घर है, बट ये इनडायरेक्ट डिमांड हो रही है, मुझे घर चाहिए एट लास्ट, बट घर बनेगा किससे, ईंट से बनेगा। तो यहां पे इसकी इनडायरेक्ट डिराइव डिमांड है और इसकी डायरेक्ट डिमांड है। ठीक है जी। लास्ट आप देख सकते हो, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, यानी अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ये अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करा है इन्होंने। दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, ये पॉइंट थोड़ा सा इधर इधर करना है हमें, ये पॉइंट हमारी इंटरमीडिएट गुड्स वाला है और वो उधर वाला है। ठीक है जी, फाइनल गुड्स वाला थोड़ा सा एडिटिंग में दिक्कत हो गई है ये। दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, यानी फाइनल गुड्स अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्या कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं, बट इंटरमीडिएट गुड्स अभी भी अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर है, स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, यानी अभी हम इसमें और वैल्यू ऐड कर सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स में, यानी वो अभी प्रोडक्शन को पार नहीं किया है, बट फाइनल गुड्स ने अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्या कर दिया है, पार कर दिया है, वो अब सीधा फाइनल कंजप्शन के लिए तैयार है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी का ही एक पार्ट करेंगे हम, कि फाइनल गुड्स को हम 2 पार्ट्स में यहां पे डिवाइड करते हैं। फाइनल गुड्स हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है कंजप्शन गुड्स और एक होती है कैपिटल गुड्स। तो क्या होती है कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स भी हम इन्हें बोलते हैं, और क्या होती है कैपिटल गुड्स। ठीक है जी। तो दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, जो हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स। वो हमारी वांट्स के लिए डायरेक्टली काम कर रही है, कि मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी पी लिया, उसने मेरी वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई किया, तो वो कंज्यूमर गुड्स है। बट जो गुड्स, सच गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, मतलब मुझे एक अपना हमारा डिजिटल बोर्ड है, ये चाहिए था, अब ये डिजिटल बोर्ड बनाने के लिए ये मेरी डायरेक्ट नीड है, बट इस डिजिटल बोर्ड को बनाने के लिए मुझे मशीन की जरूरत है, मशीनों से बन करके तैयार होता है डिजिटल बोर्ड। अब मशीन हमारी कौन सी गुड्स होगी, कैपिटल गुड्स, यानी हमें चाहिए तो क्या, स्मार्ट बोर्ड, बट स्मार्ट बोर्ड बनाने के लिए चाहिए तो मशीन, तो मशीन की मेरी इनडायरेक्ट डिमांड है, तो यहां पे ये क्या कहलाएगी, कैपिटल गुड्स। तो सच गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, सो सच गुड्स हैव अ डिराइव्ड डिमांड। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स की तरह ही है, इसकी डिमांड कैसी होती है, डिराइव्ड होती है। बट डिफरेंस याद रखना, कई बच्चे सोचते हैं कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स सेम है, नहीं। आप देखो, एक मशीन है, इसको समझो बहुत आसानी से। मान लो ये मशीन है हमारी, अब इस मशीन में यहां से हमने डाला शुगर केन, अब शुगर केन डाला यहां से, तो यहां से क्या निकलेगा भाई, शुगर निकलेगी। तो मशीन एक मीडियम है जो रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करती है कंज्यूमर गुड्स में। तो एक तरह से जो चीजें दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड। मतलब ये दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में मदद कर रही है हमें, जबकि शुगर केन जो है ये इंटरमीडिएट गुड है, ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है कुछ नई चीज बनने में, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड। तो एक ही इसमें मैंने आपको तीनों चीज दिखा दी, इंटरमीडिएट गुड, कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब कंज्यूमर गुड्स है वो प्रोडक्शन को नहीं प्रमोट करती। क्यों? क्योंकि हम कभी भी, मान लो मैंने एक सिलाई मशीन ली, वो सिलाई मशीन में अपने कपड़े सिलने के लिए लेता हूं, तो वो कंज्यूमर गुड है। बट आप देखोगे कि अगर दे हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, कोई भी मशीन है, सिलाई मशीन है, अगर वो टेलर ने ली तो वो उससे कपड़े सिलेगा, नई चीज प्रोड्यूस करेगा। तो कैपिटल गुड्स आपकी कैसी हो सकती है भैया, प्रोडक्शन को रेस करने वाली, बट कंज्यूमर गुड प्रोडक्शन को रेस नहीं करती। इनकम इज नॉट जनरेटेड फ्रॉम देम,
कंज्यूमर गुड से इनकम जनरेट नहीं की जा सकती। अब देखो वो सिलाई मशीन मेरे घर में है तो मैं उससे इनकम थोड़ी जनरेट कर रहा हूं, उससे तो मैं अपने फटे पुराने कपड़े सिल रहा हूं, तो वो कंज्यूमर गुड है। बट वही मशीन टेलर के पास हो तो वो उससे इनकम जनरेट कर सकता है, ठीक है। वो इसके लिए एक कैपिटल है, मशीन के तौर पे वो इसको यूज करता है और उससे इनकम जनरेट करने का काम करता है, ठीक है जी। होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आ रही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा यार कि एक ही चीज कंज्यूमर गुड भी बता रहे हैं भैया, एक ही चीज कैपिटल गुड भी बता रहे हैं, तो सर इसमें आपको एक चीज समझनी है क्या कि कोई भी चीज कंज्यूमर गुड भी हो सकती है, कैपिटल गुड भी हो सकती है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है। ये चीज का पता हम कैसे लगाएं कि कौन सी गुड्स कंज्यूमर होगी, कौन सी गुड्स कैपिटल होगी? ये पता चलता है किसी भी गुड्स के एंड यूज से। कौन से यूज से? एंड यूज, उसका लास्ट यूज क्या है, अंतिम इस्तेमाल। इससे हमें पता चल जाता है कि कोई भी गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स होगी, कंज्यूमर गुड्स होगी या कैपिटल गुड्स होगी। मैं एक एग्जांपल से अगर आपको बताऊं तो मैं यहाँ पे एक सिलाई मशीन का एग्जांपल ले लेता हूं भैया। सिलाई मशीन, इसी चीज को मैं इंटरमीडिएट गुड भी बता दूंगा, फिनिश गुड्स में आपका कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों बताऊंगा। कैसे? देखो, अगर ये सिलाई मशीन एक शॉपकीपर के पास हो, ये शॉपकीपर क्या करेगा, उसको रीसेल करेगा। जो चीज रीसेल होती है वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती है, यानी जिसको हम दोबारा रीसेल कर सकते हैं, आगे बेच सकते हैं, यानी उसमें अभी वैल्यू एडिशन हो सकती है, उसे हम इंटरमीडिएट गुड कहेंगे, ठीक है। उसका एंड यूज क्या हो रहा है, वो उसको रीसेल कर रहा है। जो चीज रीसेल होगी वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। बट यही सिलाई मशीन अगर एक टेलर खरीद ले, एक टेलर खरीदेगा तो वो इससे क्या करेगा, कपड़े सिलेगा, कपड़े सिलेगा, इनकम जनरेट करेगा, तो दे जनरेटेड इनकम जनरेट हो रही है, ये प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, तो एक तरह से कैपिटल गुड होगी। वही सिलाई मशीन अगर मैंने अपने घर में ले आया, अपने फटे पुराने कपड़े सिल रहा हूं, ना उससे इनकम होगी ना कुछ प्रोडक्शन होगा, बस पुराने कपड़े सिल जाएंगे, वो क्या बन जाएगी हमारे लिए, कंज्यूमर गुड। होप आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी गुड्स को हम इंटरमीडिएट, कैपिटल और कंज्यूमर गुड बोल सकते हैं। किस बेस पे? उसके एंड यूज के बेसिस पे, कि उसका अंतिम इस्तेमाल क्या है, ठीक है जी। तो बढ़े आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये कई जगह पे आपको परेशान करेगा। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट क्या होती है उसी को समझो। तो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है बच्चों, इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जाता है। कोई भी चीज आप फॉर्म कर रहे हो, मान लो मैं यहाँ पे ट्यूशन सेंटर चला रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे चेयर्स खरीदी, मैंने यहाँ पे 50 चेयर खरीदी, तो ये एक तरह से मेरी कैपिटल फॉर्म हुई है। मैंने एक स्मार्ट बोर्ड ले लिया, मैंने एक कैमरा ले लिया, तो ये सब धीरे धीरे क्या हो रही है, मेरी कैपिटल फॉर्म हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू दी कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब मेरे स्टॉक में इंक्रीमेंट होना, यानी कैपिटल स्टॉक में एडिशन करना, ऐड करना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कि मैंने पहले मेरे पास कैमरा भी नहीं था, स्मार्ट बोर्ड भी नहीं था, इतनी ज़्यादा चेयर्स भी नहीं थी, अब मैं धीरे धीरे उनको चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ, किसमें, अपने कैपिटल स्टॉक में। तो इससे क्या कहते हैं हम, इन्वेस्टमेंट। क्लियर, समझ में आ रहा है। दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। मान लो मैंने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करी, मैंने 50 चेयर लाया, 50 चेयर, एक चेयर की प्राइस अगर मैं रखूँ यहाँ पे 200 रुपये, 200 रुपये की एक चेयर है, तो हमारी लगभग 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये की हमारी 50 चेयर आ जाएंगी, ठीक है जी। मैथ थोड़ी सी कम है हमारी, कमज़ोर है, देख लेंगे 10,000 ही होगा, ठीक है भाई। अब 10,000 जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी, ये मैंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी है, ये मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से समझना, जैसे धीरे धीरे टाइम बीतेगा, 1 साल होगा, 2 साल होगा, कुछ चेयर्स टूटेंगी, खराब होंगी, यानी मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। अब जो मैंने 10,000 की चेयर लाया था, वो आज मैंने देखा तो वो बची अब सिर्फ मेरी 6,000 वैल्यू की चेयर, तो यानी उसमें वैल्यू में कमी आई। यानी जब हम, कितनी कमी आई, यहाँ पे हम डिफरेंस देखें इसका, तो 4,000 रुपये की कमी आई। ये जो 4,000 रुपये जो कम हुए, इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यानी जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो इस 6,000 में हम देखेंगे कितना कमी हुई है, 4,000 की, तो वो 10,000 बन गया।
जब हम नेट इसको, अब देखो एक छोटा सा और समझो कि जो ये 6000 है, ये आज की वैल्यू है इसकी। आज मेरे पास कितने की चेयर बची? 6000 रुपए की। तो ये मेरी आज की नेट वैल्यू है। तो नेट वैल्यू में जब हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं तो हमारी ग्रॉस वैल्यू आ जाती है। तो डेफिनेशन देखेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन हटाने से पहले जो आपकी वैल्यू थी वो कितनी थी? 10,000 रुपए। तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बट जब आपने डेप्रिसिएशन उसमें से हटा दिया, 10,000 में से 4,000 हटा दिए, तो अब जो वैल्यू आई वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट है। तो कहता है द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन गिवन पीरियड ऑफ टर्म एज अ नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब अभी एक्चुअल में हमारी क्या वैल्यू है? इन्वेस्टेड 6,000 रुपए। तो ये हमारी नेट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस 4,000 रुपए उस पर पैसा खर्च करूंगा, तो तब जाके मेरी दोबारा से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट उतनी बन जाएगी। ठीक है। तो नेट और ग्रॉस का डिफरेंस आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। नेट और ग्रॉस के लिए आपको एक फॉर्मूला भी लिखवा दूं कि अगर आपको ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है? नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करना है नेट वैल्यू में, और अगर नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो ग्रॉस में से आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। और अगर आपको डेप्रिसिएशन ही निकालना हो तो आप क्या करोगे? ग्रॉस में से नेट को माइनस करोगे। तो ये आपके जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वहां पे बहुत काम आएंगे आपके। कई सारी चीज़ें इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो नेट, ग्रॉस और डेप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। अब हम बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं डेप्रिसिएशन को, क्योंकि डेप्रिसिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और आज की वीडियो का लास्ट पार्ट भी है। तो होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा डेप्रिसिएशन। क्या होता है डेप्रिसिएशन? इसका पूरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी अचल पूंजी का उपभोग हिंदी में बोला जाता है इसे, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? देखो जी, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। हमारी जो कैपिटल फॉर्म करी हमने, मैंने बताया कि मैंने 10,000 की चेयर ली। अब 10,000 की चेयर धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम होनी शुरू हुई। क्यों? नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से। बच्चे क्या करते हैं? झूलते हैं। 4 पैर होते हैं चेयर के, 2 पैरों में अपने आप को झूला झुला रहे होते हैं, टूट जाते हैं पैर। अब क्या करोगे उस चेयर का? कुछ नहीं, खराब, 200 रुपए गए, एक चेयर की वैल्यू गई। यानी नॉर्मल वियर एंड टियर, छोटी मोटी टूट फूट हर चीज में होती रहती है। पैसेज ऑफ टाइम, देखो जी, समय के साथ वैल्यू में अपने आप ही कमी आ जाती है। अगर आपने देखा होगा आईफोन है, आईफोन अभी हमारा 13 चल रहा है, अब अगला 14 आ जाएगा, तो सबको पता है 13 की वैल्यूज अपने आप ही कम हो जाएगी पैसेज ऑफ टाइम के साथ। ठीक है जी। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, मतलब समय के साथ आप देखोगे टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आते हैं। जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो 14 में कुछ 4 कैमरे हो जाएंगे, अभी 3 वाले हैं, अगली बार 4 आ जाएगा, अभी 5G आ रहा है, फिर 6G आ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उससे भी हमारी वैल्यू कम हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। जब नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से या पैसेज ऑफ टाइम के साथ या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से हमारी वैल्यू कम होती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन आपको समझ में आता है। अब हम देखेंगे डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस लगभग दोनों चीजें सेम है, बट एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। उस चीज को आपको समझना है यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन का मतलब समझ गए आप कि नॉर्मल वियर टियर या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस की वजह से हमारी वैल्यू कम होती है, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। बट एक कैपिटल लॉस क्या होता है? एक एग्जाम्पल से मैं अगर आपको समझाऊं तो मैंने मान लो एक बाइक ली मैंने। अब ये बाइक है भैया, तो बाइक मैं चला रहा हूं तो मेरे को पता है कि कभी ना कभी इसका टायर पंचर हो जाएगा। अब टायर पंचर होगा तो मैं थोड़ा सा पैसा जेब में लेकर के चलूंगा अपने पास, क्योंकि टायर पंचर हो गया तो वहां पे 100-200 रुपए मेरी जेब में होने चाहिए। एक्सपेक्टेड है ये। बट मैं क्या ये सोच के चलूंगा यार मैं कहीं जा रहा हूं और वहां पे ना कोई मेरी बाइक के टायर ही चुरा ले? ये कोई सोच के चलता है घर से कि मैं 10,000 रुपये एक्स्ट्रा रख लेता हूं अपने पास कि जैसे ही मेरी बाइक के टायर चुराएगा मैं नए टायर डलवा लूंगा? कोई नहीं करता ना ऐसा। ये अनएक्सपेक्टेड है, इसे ही हम बोलते हैं कैपिटल लॉस। तो कहता है इट रेफर्स टू लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। यहां पे भी वैल्यू लॉस हो रही है, बट यहां पे दूसरे तरीके से हो रही है। यहां पे वैल्यू लॉस होती है ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस। अनफोर्सीन मतलब हमें नहीं पता
कि अनएक्सपेक्टेड है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, आप वहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, कैलेमिटी आ सकती है, कोई चुरा सकता है उसको, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। मैं गया, एक्सीडेंट हो गया भाई, अब कोई सोच के थोड़ी चल रहा था आज भाई बढ़िया बन ठन के जाऊँगा और मेरा रास्ते में ट्रक कुचल देगा, तो भाई गलत है ना, ऐसा सोच के तो नहीं चलता कोई इंसान। तो यहाँ पे कैपिटल लॉस होता है अनएक्सपेक्टेड वे में, ठीक है जी। प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट्स एज इट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस, मतलब इसके लिए प्रोविजन होता है कि भाई मैं जेब में 100-200 रुपये लेके चलूंगा, टायर पंचर हो गया, कुछ हो गया तो मैं टायर ठीक करवा लूंगा, बट इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है कि हाँ भाई मैं घर से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके चलूंगा, मेरे टायर निकलने वाले हैं आज और टायर नहीं लगवाऊंगा, ठीक है भाई। ये अनएक्सपेक्टेड है, इसको बेसिकली हम पैसे इसके लिए रखते हैं, इसके लिए हम इंश्योरेंस रखते हैं कि हाँ भाई चल ले गया कोई तो फिर इंश्योरेंस करवा लूंगा, ठीक है भाई, इंश्योरेंस में क्लेम ले लूंगा। इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, देखो जी टायर पंचर हुआ, मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ तो 10-15 मिनट लगेंगे, टायर ठीक हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्शन को नहीं रोकेगा। बट बाइक ही चुरा के ले गया कोई तो फिर कहाँ से जाऊँगा पढ़ाने, तो इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस, इससे प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा लगभग चीज़ें खत्म हो गई हैं, होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई हैं। एक बार देख लेते हैं तो हमारी पीडीएफ खत्म और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर है, ठीक है जी। एकदम शुरू से आपको मैं बता देता हूँ दोबारा से। डोमेस्टिक टेरिटरी हमने यहाँ पे देखा, एक देश की घरेलू सीमा के बारे में हमने समझा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है बहुत अच्छे से, कि एक देश का कोई भी इंसान है वो अपनी टेरिटरी क्या समझता है। नॉर्मल रेसिडेंट्स को हमने अच्छे से समझा कि रेसिडेंट कौन होते हैं और सिटीजन्स कौन होते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टॉपिक है। तो इस वीडियो को आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा, अगर आपको इससे सही में कुछ बेनिफिट हो रहा है तो अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएँ, ठीक है जी। ऐसी वीडियो आती रहेंगी और आपका प्यार ऐसी बना रहा तो बहुत जल्दी और भी सब्जेक्ट्स के हम इसमें वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, इसके थर्ड पार्ट में, और वो लास्ट पार्ट होगा थ्योरी का, और उसके बाद हम जल्द करेंगे अपने नेशनल इनकम के मेथड्स की शुरुआत। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।